Hello, good morning to all of you. Let's continue chapter number 7 P block. Dear student, in previous video we discussed about group 16 element. Group 16 element, or in previous video we also discuss some general properties of group 16 elements, and in last we discussed anomalous behavior of oxygen. 16 ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम ये एलिमेंट थे। और लास्ट जो पॉइंट हमारा था, इन दिस लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड एनामोलस बिहेवियर या एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है बाकी की जो एलिमेंट है उनसे थोड़ी डिफर होती है, और उसका रीजन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इन अटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ये जो 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, क्या रिएक्शन होती है देखिएगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर आप कराते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या पोलोनियम के साथ, तो इन सब को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट कर दूं तो हाइड्रोजन के साथ ये सब के सब रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, ये सब के सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2E टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव आयन बनाने वाला है, और ये जो हैं ये सब के सब यहाँ से हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, नेगेटिव 2 आयन का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो वैलेंस सेल है उस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दे नीड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे फॉर्म E नेगेटिव 2 आयन। अब अगर आप 2 को यहाँ लाओगे और 1 को यहाँ ले जाओगे तो क्या बनने वाला है, H2E टाइप का। ठीक है, तो H2E टाइप के कंपाउंड या हाइड्रोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑल दीज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप H2E टाइप का हाइड्राइड। E यहाँ से ये हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, रिएक्ट करके H2O, सल्फर जो है वो बनाएगा H2S, सेलेनियम बनाएगा H2Se, टेलुरियम बनाएगा H2Te और पोलोनियम बनाएगा H2PO। दैट्स राइट, ये बन गए। अब ये जो हाइड्राइड बने हैं, इन हाइड्राइड की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, देखिएगा सबसे पहले जो है वो है इनकी प्रॉपर्टी, और वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ एसिडिक कैरेक्टर। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, बताइएगा एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा, कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। तो देखिए इनमें से आपको पता है वाटर जो होता है, वाटर तो आप जानते हैं वाटर जो है बेटा, ये वाटर तो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो वाटर जो है ये तो न्यूट्रल होता है, दैट्स राइट, वाटर न्यूट्रल होता है, बट H2S यू नो दैट इज एसिडिक। तो बाकी के जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। द एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा वाटर से लेके और टेलुरियम तक। टेलुरियम तक एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। पोलोनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसकी बात हम कहीं पर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अप टू डाउन जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है कि सर इन वाटर में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बट टेलुरियम में T के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो यू नो हाइड्रोजन जो है वो तो पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन जो है इट इज़ ऑल्सो स्मॉल, बट टेलुरियम का जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो साइज में डिफरेंस ज़्यादा आ गया, डिफरेंस ज़्यादा आने से स्टेबिलिटी कम होगी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर साइज बड़ा है इसका तो ऑब्वियसली बॉन्ड की लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यू नो बॉन्ड लेंथ जो है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी, बॉन्ड जितना बड़ा होगा, इट मीन्स इट ब्रेक इजीली, दैट्स राइट, ब्रेक इजीली, बहुत इजीली टूट जाएगा। टूट जाएगा इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होगी, कम होगी। ठीक है ना, तो बेटा ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होने के कारण से इनका जो एसिडिक नेचर है, तो अगर वाटर को कहा जाए कि यार अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दो तो नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा मेरा बॉन्ड स्ट्रांग है, छोटा बॉन्ड है। टेलुरियम को बोले यार हाइड्रोजन रिलीज कर दो, तो
कैन रिलीज ईजीली और हाइड्रोजन। वाई? क्यों? अपने हाइड्रोजन को बहुत ईजिली रिलीज कर देगा, बोलेगा मेरा बॉन्ड बहुत बड़ा है तो आसानी से टूट जाएगा। दैट्स राइट। तो लॉजिक जो है वो लॉजिक क्या लगा यहाँ पर, द इंक्रीजेज इन एसिडिक करेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना, फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एच ई बॉन्ड। हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड की अप टू डाउन जाओगे तो बॉन्ड की जो डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ड्यू टू डिक्रीज इन इंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन ऑफ एच ई बॉन्ड डाउन द ग्रुप, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम वाटर टू H2PO पोलोनियम तक। थर्मल जो एसिडिक करेक्टर भी क्या, एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, बट थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, अप टू डाउन जाएंगे तो वो होगी डिक्रीज, बट एसिडिक करेक्टर अप टू डाउन जाओगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज। दोनों चीज़ याद रखनी है, ऐसा 15 ग्रुप में भी हमने डिस्कस किया है। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा बट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। दैट्स राइट। आगे, ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ दीजिए, बाकी के हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड दिस करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम H2S से लेकर के H2TE तक। H2PO जो है ना, ये तो मेटल का हो गया है, ठीक है ना, तो ये एसिडिक नहीं होगा, बाकी का एसिडिक होगा। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या होता है, वाटर जो है न्यूट्रल होता है और ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक होने का मतलब बहुत इजीली H पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 बातें हो गई हैं जो कि आपको याद रखना है। क्या क्या हो गया है, सबसे पहला जो है वो देखिएगा, सबसे पहला जो है वो है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है इसलिए, ठीक है, इंक्रीज हो गई है इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो बॉन्ड बड़ा होगा, इजीली ब्रेक होगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। दैट्स राइट। तो ये H रिलीज करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। एसिडिक करेक्टर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि इट H पॉजिटिव आयन गिव इजीली, ठीक है। अब बात आती है इनके MP और BP की। MP BP यू नो, MP एंड BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के, और MP एंड BP होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के भी, अट्रैक्शन फोर्स के भी। तो अप टू डाउन जब जा रहे हो तो देखो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इनका MP BP इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन वाटर जो है ना, इस वाटर का MP BP इनसे और भी ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि वाटर का MP BP हाई होने का लॉजिक जो है वो वही होगा जो 15 ग्रुप में डिस्कस किया, कि वाटर जो होता है बेटा, उस वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन देखो 2 ऑक्सीजन के बिटवीन आ जाएगा, और जब ये 2 ऑक्सीजन के बिटवीन आ जाएगा तो उससे यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स राइट। और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से क्या होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे MP BP हायर हो जाएंगे। तो हिसाब से तो वाटर के MP BP होने चाहिए थे लोअर, बट लोअर नहीं रहेंगे, वाटर के MP BP इन सबसे हायर होंगे। पूछा जाए क्यों, तो आंसर देना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनके जो MP BP है वो कैसे रहेंगे, वो ज़्यादा रहेंगे वाटर के। इसके बाद में एक चीज़ और भी याद रखनी है आपको, बॉन्ड एंगल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा कि बॉन्ड एंगल जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये H2S है, H2S में सल्फ़र के साथ 2 हाइड्रोजन, और उसके बाद में क्या होगा, H2 सेलेनियम है,
ठीक है, सेलेनियम हाइड्राइड, तो सेलेनियम के साथ में 2 हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जैसे जैसे अप टू डाउन जाएंगे ना बेटा, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये डिक्रीज होगा, याद रखना है, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर का साइज बढ़ा, सेलेनियम का साइज और भी बढ़ा। तो सेंट्रल एटम का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, तो साइज बढ़ने पर क्या होगा, जो ये जो हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डेड हैं, तो इनके जो बॉन्ड पेयर है ना, उन बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम लगेगा। क्या कम लगेगा, रिपल्शन कम लगेगा, जिससे ये एक दूसरे से कम डिस्टेंस पर जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल जो है उसकी भी बात आपको याद रखनी है। जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाओगे तो बेटा याद रखना है, जो बॉन्ड एंगल होता है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है, विद इंक्रीजेड साइज ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसका साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये द रिपल्शन फोर्स बिटवीन बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके बीच लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिससे जो बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ये हो गया है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं। देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज करूँ तो मैं, तो इस तरीके का हाइड्राइड बनेंगे H2E टाइप के, वाटर बनेगा H2S बनेगी। अब यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो इनका एसिडिक नेचर याद रखना है आपको, एक स्टेबिलिटी याद रखनी है, एक रिड्यूसिंग नेचर याद रखना है, और उसके अलावा MPBP याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है आपको, एक तो एसिडिक नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, और रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, MP एंड BP, और लास्ट में बॉन्ड एंगल। इन सब का जो ऑर्डर है वो आप याद रखेंगे। ऑर्डर से कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी। दैट्स राइट। चलिए, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है। देखिएगा, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के अंदर क्या हमें डिस्कस करना है, देखिए, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड। ये जितने भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ऑक्सीजन को तो छोड़ दीजिए, अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं ये सब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इवन ऑक्सीजन जो एलिमेंट होता है ये भी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 बनाता है और ये ओजोन भी बनाता है, ठीक है। लेकिन हम इनकी बात करें तो जितने भी एलिमेंट हैं तो इन सबको मैं E से लिख देता हूँ, और O2 के साथ जब इनकी रिएक्शन कराऊँगा, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। और ऑक्साइड कौन सा बनाएंगे, तो देखिएगा ऑक्साइड कौन सा बनाएंगे, तो ये जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे, इन सब एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 टाइप के आयन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से, या तो ये बनाते हैं E+6, और आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन तो क्या बनाता है बेटा, O-2 आयन बनाता है, ठीक है। अब इन दोनों से कौन सा कंपाउंड बनेगा, 2 यहाँ लाओगे 3 यहाँ लाओगे, तो क्या बनने वाला है E2O6, और इसका अगर हम सिंपल रेशो निकालें 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ से EO3, ये लीजिए। तो ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, और कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, तो या तो ये EO3 बनाते हैं, और EO3 के अलावा क्या करते हैं, तो देखिएगा कई बार जब इनके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये S के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो केवल P के ये 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। और उस कंडीशन में ये जो एलिमेंट हैं ये बेटा कौन से आयन का फॉर्मेशन करेंगे, E+4 आयन का फॉर्मेशन करेंगे। दैट्स राइट। और ऑक्सीजन ने क्या बनाना है, ऑक्सीजन ने O-2 आयन ही बनाना है। दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो 2 यहाँ लाओगे 4 यहाँ लाओगे, तो कौन से कंपाउंड
कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा E2O4, और इसका सिंपल रेशियो निकाले तो 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो क्या कंपाउंड बना है EO2। तो ये EO3 और क्या बनाते हैं EO2, दो टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दस राइट। तो ये जो एलिमेंट होते हैं बेटा, ये एलिमेंट ऑक्साइड बनाते हैं, और कौन से वाला बनाते हैं EO2 या फिर EO3, दो टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें से एलिमेंट क्या हो सकता है, एलिमेंट आपका सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम जो है वो होगा। दस राइट। इसके अलावा ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ओजोन और डाइऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है। यस राइट। तो ओजोन जो बनी और जो सल्फर डाइऑक्साइड जो बनेगी यहाँ से SO2 जो बनेगी, सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा SO2। तो ओजोन और SO2 जो बनेगी, ठीक है ना, आर गैस होती हैं, जबकि सेलेनियम का डाइऑक्साइड जो होता है ये सॉलिड होता है, जबकि सेलेनियम जब यहाँ ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा SiO2 बनाएगा, तो ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो देखिएगा, वो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ना, याद रखना है, ये डिक्रीज होती जाती है कहाँ से, SO2 से और टेलुरियम तक। दैट्स राइट। तो अगर मैं इस पूरे को रफ़ कर दूं, और रफ़ करने के बाद अगर दोबारा से इसको मैं लिखूं, फिर देखिएगा, तो यहाँ से जो सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन की तो बात नहीं करनी है, सल्फ़र जब यहाँ से रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र क्या बनाएगा SO2, सल्फ़र से नीचे कौन है सेलेनियम, सेलेनियम क्या बनाएगा SiO2, सेलेनियम से आगे कौन है टेलुरियम, वो बनाएगा TiO2, फिर पोलोनियम। बट पोलोनियम रेडियो एक्टिव है ना, तो पोलोनियम जो है उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिएगा इनके बारे में क्या कह रहा है कि इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है, इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर जो है वो अप टू डाउन जा रहे हैं ना, तो डिक्रीज होता है, याद रखेंगे डिक्रीज होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग नेचर का होगा वो कौन होगा SiO2, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा। सबसे कम रिड्यूसिंग कौन होगा फिर TeO2, ये सबसे कम रिड्यूसिंग का होगा। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग का ना हो करके ये तो कौन से नेचर का होगा, बल्कि ये तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाएगा, रिड्यूसिंग का नहीं है, तो इसका मतलब कौन से नेचर का है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। तो बस यहाँ से इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये पूछा जाएगा कि SO2 इज़ रिड्यूसिंग व्हाइल टेलुरियम ऑक्साइड TeO2 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कीजिए ऐसा क्यों, ठीक है। SO2 रिड्यूसिंग है बट TeO2 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है, गिव द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम पढ़ के बता दें, क्या एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन सुनिएगा बेटा, देखिएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ना SO2 रिड्यूसिंग है, ठीक है, बिकॉज सल्फ़र हैज़ d ऑर्बिटल, जो सल्फ़र है उसमें क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। और d ऑर्बिटल होने के कारण से ये क्या करता है, कैन ईजीली एक्सपेंड इट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +4 to +6, जिससे यहाँ जो सल्फ़र है, इस सल्फ़र का फ़िलहाल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दिस स्टेट, ये जो कंपाउंड है इसमें जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो कितना है, +4 है, और वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण से ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड कर लेता है, कहाँ तक, +6 तक कर लेता है। दैट्स राइट। तो ये जो SO2 है, ये SO2 क्या करेगा, SO2 दूसरा कोई कंपाउंड अगर है, ये आपका दूसरा कोई कंपाउंड है, ठीक है, SO2 दूसरा कोई जो कंपाउंड है उस कंपाउंड से क्या करता है, ऑक्सीजन गेन कर लेता है, और ऑक्सीजन पकड़ के क्या बना देगा, SO3। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ हो गई है +6, ऑक्सीजन गेन कर ली, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी, इसका मतलब इसने अपना तो ऑक्सीडेशन कर लिया, बट अनादर जो कंपाउंड था उससे ऑक्सीजन हट गई, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन किसने किया, SO2 ने, इसलिए SO2 यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक आ रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स राइट।
तो क्या करता है ये +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको +6 में एक्सटेंड कर लेता है एंड दस बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है। +4 से +6 हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो दूसरे जो कंपाउंड आपने यहाँ पर लिया था उसका इसने रिडक्शन कर दिया है। सो इट बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। बट इसके केस में क्या होता है, टेलुरियम ऑक्साइड जो है आपका, उसके केस में होता है कि टेलुरियम जो है ये एक हैवियर एलिमेंट है, ठीक है। और हैवियर एलिमेंट होने के कारण से इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। और इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो इसमें जो s के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता। दैट्स राइट। और ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा, फिर तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो उससे ये +2 में आ जाएगा, और +2 में आएगा तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। इसका मतलब इसका खुद का क्या होगा, इसका सेल्फली रिडक्शन हो जाएगा। और सेल्फली रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन हुआ तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। सो इट बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। दैट्स राइट। ये इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये इसका आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद बिसाइड EO2 टाइप, ठीक है ना, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम ऑल्सो फॉर्म EO3। EO2 के अलावा ये जो सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम जो होते हैं ये EO3 टाइप के भी बनाते हैं। जैसे सल्फर है ये SO2 भी बनाता है और SO3 भी बनाता है। सेलेनियम है SeO2 भी बनाता है, SeO3 भी बनाता है। दैट्स राइट। बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये जो तीनों के ही, सल्फर का, सेलेनियम का, टेलुरियम के, तीनों के ही TeO2 भी बनेगा, TeO3 भी बनेगा। तो दोनों टाइप के ये जो ऑक्साइड हैं, ये सारे के सारे जो ऑक्साइड हैं ये कौन से होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ऑल आर एसिडिक इन नेचर। दैट्स राइट। ये बातें जो हैं आपको याद रखनी है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में, ठीक है। चलिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजेंस। हाइड्रोजन से हो गया, पहला जो पढ़ा वो हमने पढ़ा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, दूसरा हुआ रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, और अब जो है ये थर्ड पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, ठीक है। इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आता है लेकिन आपको फिर भी अच्छे से सुनना और समझना है। क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड। जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या करते हैं, बहुत टाइप के हैलाइड बना लेते हैं। कौन कौन से टाइप के हैलाइड बनाते हैं, EX6 बनाते हैं, EX4 बनाते हैं, EX2 बनाते हैं, चारों टाइप के हैलाइड बना लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। अब हम बात पोलोनियम की भी नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की भी नहीं करें, इनकी बात करें। तो इन सबको मैंने एलिमेंट है ई से लिख दिया, रिएक्शन करा रहे हैलोजन से। अब याद रखना हैलोजेंस जो होते हैं इनका तो EN हाई होता है, तो हैलोजन जो होते हैं ये हैलाइड आयन बनाते हैं X नेगेटिव, और ये क्या बनाएंगे, तो फिर ये 3 टाइप का आयन बनाएंगे बेटा। हो सकता है ये एलिमेंट 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये आयन बना दे। अगर ये इन्होंने बनाया है तो 1 यहाँ लाओगे, 6 को यहाँ लाओगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, EX6 हैलाइड बनेगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं, E पॉजिटिव 4 भी बनाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से, वहाँ से X नेगेटिव हैलाइड बनेगा। इसको यहाँ लाओगे तो ये EX4 भी बनाएंगे। दैट्स राइट। और इसके अलावा ये E पॉजिटिव 2 भी बनाते हैं, और यहाँ से X नेगेटिव 1 को यहाँ लाओगे, 2 को यहाँ लाओगे तो क्या बनेगा आपका EX2। तो ये क्या करते हैं, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके 1 2 3 4 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, EX6, EX4 एंड EX2, ठीक है। और यहाँ पर जो X है वो क्या है, X इज आ हैलोजन, X जो है वो एक हैलोजन है। अब ये हैलोजन भी बहुत सारा होता है, हैलोजन फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी, रायोडीन भी। अब देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीज्ड इन द ऑर्डर। और किस ऑर्डर में डिक्रीज होती है, फ्लोराइड अगर आपका यहाँ है तो उसके साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है,
क्लोराइड के साथ थोड़ा कम स्टेबल होता है, ब्रोमाइड के साथ और कम होगा और आयोडाइड के साथ और कम होगा। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड इनके बनेंगे वो फ्लोरीन के साथ ही बनेंगे, क्लोरीन के साथ कम स्टेबल, बाकी के साथ तो लेस स्टेबल बनेंगे। इसलिए इनके मोस्ट ऑफ जो कॉमन कंपाउंड है दोज आर फॉर्म्ड विद फ्लोरीन। दैट्स राइट। चलिए अब ये तो इतने सारे जो हैलाइड बनेंगे इनमें से देखना अमोंगेस्ट हेक्सा हैलाइड। अगर आपने हेक्सा हैलाइड बनाया, हेक्सा हैलाइड का मतलब अगर आपने EX6 बनाया, ठीक है। अब इस EX6 में भी जो हेक्सा फ्लोराइड होंगे, हेक्सा फ्लोराइड कौन से, E एलिमेंट आपका इनमें से कोई सा भी हो जाएगा, दैट्स राइट। और उसकी रिएक्शन जब आप फ्लोरीन से साथ कराओगे तो बनेगा EF6, क्लोरीन से कराओगे तो क्या बनेगा ECl6, ब्रोमीन आयोडीन। लेकिन इनमें से भी जो हेक्सा वाले हैं ना, इनमें से भी जो फ्लोराइड वाला जो है ना, केवल यही स्टेबल होते हैं, बाकी के स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसका लॉजिक जो है वो लॉजिक क्या होगा, उसका लॉजिक होगा क्योंकि जब किसी भी एलिमेंट के साथ आप फ्लोरीन जोड़ोगे तो ये एलिमेंट है, इसके साथ जब आप फ्लोरीन जोड़ेंगे तो ये फ्लोरीन कैसे जुड़ेंगे, देखना एक इस तरफ जुड़ जाएगा, एक इस तरफ जुड़ जाएगा, ठीक है, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ गया, ठीक है, एक इस एक्सिस पर, एक इस एक्सिस पर और एक इस एक्सिस पर जुड़ जाएगा, 6 फ्लोरीन जुड़ गए। अब फ्लोरीन जो होता है बेटा, उस फ्लोरीन के साइज की बात करो, 17 जो ग्रुप है उस 17 ग्रुप के अंदर आपको कहीं पढ़ना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन। और आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अप टू डाउन जैसे जैसे जाते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा है, तो इस अकेले एलिमेंट के साथ में 6 स्मॉलर साइज के फ्लोरीन तो यहाँ बॉन्डेड हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से ब्रोमीन या क्लोरीन को अगर जोड़ना चाहो तो क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज बड़ा हो जाएगा ना, तो इतने से कम स्पेस में इतने बिगर या लार्जर साइज के जो क्लोरीन है वो बॉन्डेड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर अगर इनको जोड़ोगे तो यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने लगेगा, ठीक है बेटा, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। बहुत थोड़ी सी जगह में, अब थोड़ी सी जगह आप देखते हो बस में, तो स्कूल बस आती है, उस स्कूल बस के अंदर आपने देखा होगा सीट होती है, 3 सीटर है या 4 सीटर या 2 सीटर है, 2 सीटर है। अब उस 2 सीट जो है उसके ऊपर देखो छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना, LKG UKG वाले, वो तो 3 लोग बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें 10th 11th 12th के बच्चों को बैठाए तो वो के लोग कितने बैठेंगे, 2 ही बैठेंगे, बोलेंगे सर हमारा साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा है। तो ऐसे ही ये इस एलिमेंट के अराउंड जो स्पेस है ना वो कम स्पेस है, तो उसमें छोटे साइज वाले तो 6 फ्लोरीन फिट हो जाते हैं, बट बड़े साइज के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये फिट नहीं हो पाते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, रिपेल करते हैं, जिस कारण से अगर आप 6 क्लोरीन या 6 ब्रोमीन जोड़ोगे तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे वो कंपाउंड आपके अनस्टेबल होंगे, ठीक है। बट फ्लोरीन वाले कंपाउंड ही क्या हो पाएंगे, स्टेबल हो पाएंगे। तो यहाँ जो है वो यही कह रहा है कि हेक्सा जो हैलाइड है इनमें से भी जो हेक्सा फ्लोराइड होता है ना, यही क्या होता है, स्टेबल हैलाइड होता है, बाकी के नहीं होते हैं। हेक्सा फ्लोराइड होते हैं गैसियस इन नेचर, ये गैसियस नेचर के होते हैं, और इनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल, दे है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 8 हेड्रल बने हुए हैं, अगर इन चारों को मिला दूँ ना ऐसे करके, तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊँ तो ऐसे करके ये 1 हेड्रल बन गए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही करके अगर मैं इनको मैंने मिलाया, अगर मैं इसको इन तीनों को मिलाऊँ तो फिर मेरे पास में एक सेकंड हेड्रल यहाँ बन जाएगा, ठीक है, ये सेकंड हेड्रल बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको और इन तीनों को मिलाऊँ यहाँ से, तो ये मेरे पास में थर्ड हेड्रल बन जाएगा। और ऐसे पीछे की तरफ इससे और इससे 1 हेड्रल यहाँ बनेंगे, 4 हेड्रल यहाँ बन गए, और सेम ऐसे ही 4 हेड्रल में नीचे बना सकता हूँ। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल जो है ना वो इनकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर होती है। दैट्स राइट। सल्फर का जो हेक्साफ्लोराइड बनता है SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टीयरिक रीजन। जो SF6 होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है स्टीयरिक रीजन से।
क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है उसका रीज़न सुन लीजिए। अगर यहाँ सेंटर में सल्फ़र बैठा है ना, तो सल्फ़र के साथ अगर 6 फ्लोरीन जुड़े हैं तो ये जो कंपाउंड बना SF6 ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, तो ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर लिखा है कि SF6 वाई मोर स्टेबल। ठीक है, क्यों स्टेबल होता है, तो क्या आंसर है, आंसर भी सुन लेंगे एक बार। इसका आंसर है इट इज़ बिकॉज ऑन द कंपेरेबल स्मॉल साइज ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का खुद का साइज स्मॉल है और एटम विद फ्लोरीन, और फ्लोरीन का साइज भी कैसा है, स्मॉल है, फ्लोरीन एटम, एंड सो द फ्लोराइड एटम अकर्स विच डू नॉट अलाउ अदर स्पीसीज टू अटैक ऑन सल्फर एंड सो इट बिकम मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्या होता है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सल्फ़र का खुद का साइज छोटा है और उसके साथ 6 फ्लोरीन जुड़ गए, तो ये जो फ्लोरीन जो यहाँ से जुड़ते हैं वो टर्मिनल पोजीशन एक्वायर करते हैं, जिससे इस सल्फ़र को ये कॉम्पैक्टली चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से इसको क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, जिससे कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर आ रहा है, जिससे अगर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर आ रहा है तो वो अटैकिंग रिएजेंट आकर के सल्फ़र पर अटैक ही नहीं कर पाता, क्योंकि इसको एकदम कॉम्पैक्ट कर लेते हैं ये सारे के सारे फ्लोरीन। ठीक है ना, तो डू नॉट अलाउ अदर स्पीसीज टू अटैक ऑन सल्फ़र, किसी दूसरी स्पीसीज को ये 6 के 6 फ्लोरीन अटैक ही नहीं करने देते हैं, जिस कारण से SF6 का जो मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। दस राइट, ये बात हो गई है किसके लिए, अभी जो हमने पढ़ा है वो तो EX6 पढ़ा है, अब हम EX4 और EX2 की बात करते हैं। दस राइट, क्योंकि यहाँ पर चारों टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी। अब हम बनाते हैं क्या, SX4। आपके पास ये आपके सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन की बात करनी नहीं है, ठीक है, और यहाँ से पोलोनियम की बात हम करेंगे नहीं, छोड़ दीजिए। ये एलिमेंट हैं। अब ये जो एलिमेंट होते हैं बेटा, ये एलिमेंट जब हैलोजन के साथ, ये एलिमेंट हैं जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या और बनाते हैं, EX4 भी बनाते हैं। EX6 की बात हमने कर ली है, अब हम EX4 की बात करते हैं। ठीक है, अमोंगेस्ट टेट्राफ्लोराइड, और ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड बनेंगे ओबियसली किसके साथ बनेंगे, फ्लोरीन के साथ ही बनेंगे, जैसे वहाँ बने थे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है। ठीक है ना, SF4 इज गैस। ठीक है, Se4 जो यहाँ से सल्फ़र अगर बनाएगा तो सल्फ़र कौन से बनाने वाला है, सल्फ़र जो यहाँ से बनाने वाला है वो सल्फ़र बनाने वाला है कौन सा, SF4। सेलेनियम जो बनाने वाला है वो क्या बनाने वाला है, SeF4। और टेलुरियम जो बनाने वाला है यहाँ से वो क्या बनाने वाला है, TeF4। अब जो SF4 बना है यहाँ से सल्फ़र के साथ, ये कैसा होता है, गैसियस होता है। सेलेनियम जो है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा सेलेनियम का, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली साइज बड़ा होगा, ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे, जिससे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजली आ जाएंगे एंड इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, और TeF4 जो है ये होता है सॉलिड स्टेट में। बाकी एग्ज़ाम में यहाँ कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखनी है, ये जो आपके पास फ्लोराइड बने हैं, इनमें से ये जो आपके पास में फ्लोराइड बने हैं, इन फ्लोराइडों में से इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो याद रखना है, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है, sp3d होता है। लेकिन जो EX6 थे ना, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d होता है। जैसे सल्फ़र है ना, इस सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो गया, फिर होगा थर्ड सेल 3 के S में 2, 3 के P में 4। दस राइट, और 3D क्या होता है, वैकेंट होता है। जब ये सल्फ़र क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो ये तो ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तो कौन से स्टेट में है, इसका ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से P से वो यहाँ चला जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, अंदर का तो यही रहेगा, बस वैलेंस सेल में हो जाएगा। 3 के S में तो 2 ही रह जाएंगे, और 3p3 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा।
अब देखो S जो आपका सब शेल उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, P जो है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, और D जो है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये लीजिए, अब इनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। S जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी एक ही ऑर्बिटल में होंगे। P में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, ऑर्बिटल भी 3, इट मीन्स ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, एंड D हैव 5 ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रॉन हियर प्रेजेंट ओनली 1, देयरफॉर D हैव 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स राइट। जब इसके साथ में कितने फ्लोरीन बॉन्डिंग करने के लिए आ रहे हैं 1 2 3 4 फ्लोरीन बॉन्डिंग करने के लिए आएंगे, तो क्या करता है अपना S का ये एक ऑर्बिटल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं 2, P के ये डम्बल शेप वाले 3 ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और D का एक ये डबल डम्बल शेप वाला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इनको ये आपस में मिक्स करा देता है। और जब मिक्स करा देगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नए ऑर्बिटल बनेगा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे जिनका शेप साइज इक्वल होगा। अब इन डीजनरेट ऑर्बिटल में भी क्या होता है, जो एक ऑर्बिटल है ना उस एक ऑर्बिटल में तो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो ऑर्बिटल है उनमें कितना होता है एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिटल्स हैं या रिपेल करते हैं एक दूसरे से, मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर करते हैं। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होती है, तो सेंटर में तो बैठ जाता है आपका ये सल्फर या जो भी आपका है वो, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर करते हैं ना, तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर रहता है एक यहाँ, ये लोन पेयर, और बाकी के जो 3 होते हैं, बाकी के जो 3 ऑर्बिटल हैं वो अरेंज हो जाते हैं एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। इसका मतलब ये जो 3 हैं, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों यहाँ से ट्राइगोनल के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और इस ट्राइगोनल के परपेंडिकुलर ये और परपेंडिकुलर ये, दैट्स राइट, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल है इसमें तो आपका लोन पेयर बैठा ही रहेगा, बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसके साथ में फ्लोरीन जुड़ जाएंगे 3, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा इसका लोन पेयर रह जाएगा। दैट्स राइट। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, इस लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो देखो ऐसी बन जाएगी, ये बिल्कुल ऐसा सीधा हो जाएगा सल्फर पे, ये ऐसे, ठीक है, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, ऐसी ज्योमेट्री हो जाएगी, सीसा ज्योमेट्री हो जाएगी। दैट्स राइट। ये सब कुछ जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये पूरा का पूरा 11th क्लास का है। बस हमें तो यहाँ पर केवल एक लाइन याद रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और कैसे अरेंज होते हैं ये, देखो स्ट्रक्चर है ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो है ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है, और ट्राइगोनल के ऊपर 2 पिरामिड बन गए, बाई पिरामिड। देखो एक पिरामिड अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से बन गया आपका एक पिरामिड, और एक पिरामिड जो है वो आपका नीचे बन गया है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये तो होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। बट इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, तो ज्योमेट्री जो है बेटा वो कैसी होती है, ज्योमेट्री इसकी सीसा ज्योमेट्री होती है। दैट्स राइट। और लोन पेयर जो है वो कहाँ होता है, याद रखना है, लोन पेयर परपेंडिकुलर नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ठीक है ना, विच वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। अब जो एक लोन पेयर है वो यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो ऐसा वेस्पर थ्योरी के अंदर कहीं पढ़ा जाता है, अब इतना डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स राइट। तो इसके बारे में इतनी बात याद रखनी है। EX4 बनेगा, और सल्फर टेलुरियम सेलेनियम टेलुरियम तीनों बनाएंगे, SF4 SeF4 TF4, वो गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड होता है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d2 होता है, हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। लोन पेयर जो है उसकी बात है, लोन पेयर इक्वेटोरियल पर होगा, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री कैसी होती है, सीसा ज्योमेट्री होती है। अब हम नेक्स्ट वाले जो हैलाइड है उनकी बात करते हैं, क्योंकि जो ये एलिमेंट है 16 ग्रुप के, ये तो 3 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते थे, EX6, EX4 और तीसरा कौन सा होता था, EX2। तो अब जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, EX2 की ही बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो है EX2। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन को छोड़ देना है,
ये क्या बनाते हैं, डाई क्लोराइड एंड डाई ब्रोमाइड भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, ये HCl2 भी बनाता है, डाई क्लोराइड एंड डाई ब्रोमाइड भी बनाता है। लेकिन जब ये डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड बनाते हैं तो जो डाई हैलाइड इन्होंने बनाए उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, बिकम, जिस 2 लोन पेयर होंगे, और जब ये दोनों लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे, रिपेल करने से तो ये क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, बिकम बेंट। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री कैसी होती है, याद रखना है, ज्योमेट्री जो होती है वो बेंट या वी शेप होती है, बेंट या वी शेप होती है। सेम किसके जैसी बात हो जाएगी, सेम वाटर जैसी तो बात हो जाएगी। वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर जुड़े होते हैं, बस इसमें सल्फर के साथ 2 क्लोरीन हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर्स हो जाएंगे बेटा, सेम ऐसा ही हो जाएगा। दैट्स राइट। द वेल नोन मोनोहेलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर। इसके अलावा ये जो डाईहेलाइड हैं, इसके अलावा इनके मोनोहेलाइड्स भी बनते हैं, लेकिन जो मोनोहेलाइड्स बनते हैं ना, ये डाईमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे सल्फर और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो HCl2 तो बनता ही बनता है डाईहेलाइड, तो इसके अलावा मोनोहेलाइड भी बनता है HCl। बट HCl जो होता है ना, ये किसके फॉर्म में पाया जाता है, डाईमर के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो सल्फर है ना उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और उसको ये पेयरिंग करने के लिए डाइमर बना लेता है। तो क्या बना देता है, ये H2Cl2 बना देता है डाइमर। ठीक है, जैसे H2Cl2, जैसे H2F2, H2Br2। ठीक है, दीज डाइमेरिक हैलाइड्स अंडरगो डिस्प्रपोर्शियोनेशन। ये जो डाइमेरिक हैलाइड होते हैं ये बेटा कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कहीं डिस्कस किया था डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो क्या होता था डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन में। डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन में क्या होता था, एक जो रिएक्टेंट एलिमेंट है, रिएक्टेंट जो एलिमेंट है उसी का ही ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का ही रिडक्शन भी होता है, उसको हम कहते थे डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। दैट्स राइट। जैसे जैसे ये आपके पास में है सेलेनियम क्लोराइड का डाइमर Fe2Cl2, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए तो क्या होता है, एक जो Fe है उसी से चारों के चारों Cl जुड़ जाते हैं और 3 Fe अलग हो जाते हैं। तो यहाँ सेलेनियम का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे दैट इज +1, यहाँ सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे दैट इज +4, और यहाँ सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे दैट इज 0। तो देखो सेलेनियम ही है, इस सेलेनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 था उससे इंक्रीज भी हो गया, तो इंक्रीज होने का मतलब सीधा सा क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा +1 से 0 हो गया, डिक्रीज भी हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया है, रिडक्शन भी हो गया है। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं डाइमेरिक हैलाइड, ये डाइमेरिक हैलाइड डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ये हो गया है रिएक्शन विद हैलोजन। तो हैलोजन में जो रिएक्शन हमने पढ़ी है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, बड़ा पॉइंट था। इसमें बस आपको याद रखना है कि जो हैलोजन्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये तीनों टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, मोस्टली EX6 बनाते हैं, EX4 भी बनाते हैं और EX2 भी बनाते हैं। इसके अलावा ये मोनोहेलाइड भी बनाते हैं, बट मोनोहेलाइड जो होते हैं ये डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d2 होता है, इसमें कौन सा होता है, sp3d होता है, इसमें कौन सा होता है, EX2 के अंदर कौन सा होता है, EX2 जो है बेटा इसमें होता है आपका sp3 होता है। इनमें कौन सा होता है, तो इनके अंदर बेटा आप sp कह सकते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन अभी इनकी बात हम नहीं करेंगे, ऐसा आगे की क्लासों में कहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन विद हैलोजन। तो इस तरीके से हमने 16 ग्रुप के जो एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स की हमने थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक है, उसमें हमने पहले पढ़ा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, उसके बाद पढ़ा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और थर्ड जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है रिएक्शन विद हैलोजन। दैट्स राइट। एक बार अगर मैं पूरा आपको रिकैप कराऊं तो देखिएगा, पूरा अगर हम रिकैप करें
आई थिंक इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ये आपको दिखाई देगा। तो देखो पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आज की क्लास में रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इन्होंने अपने हाइड्राइड बनाए थे H2E टाइप के, और फिर ये जो हाइड्राइड यहाँ से बने उनकी हमें एसिडिक करेक्टर देखना था। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होगा। थर्मल स्टेबिलिटी बस याद रखना है ये डिक्रीज होगी, ठीक है। MPBP इंक्रीज होगा, बट एक्सेप्शन कौन आ गया था, वाटर में एक्सेप्शन लगा था, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया था, दैट्स राइट। और इसके अलावा बॉन्ड एंगल हमने देखा था, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन के बाद फिर हमने पढ़ा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन हमने पढ़ा, और रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में हमने कहा कि ये ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड भी कितने टाइप के बने थे, तो आपको याद होना चाहिए 2 टाइप के जो ऑक्साइड थे वो यहाँ पर बने थे, 2 टाइप के यहाँ से ऑक्साइड बने थे। कौन कौन से 2 टाइप के ऑक्साइड यहाँ से बने थे बेटा, एक तो बना था हमारे पास में EO2 और एक बना था EO3, EO2 और EO3 यहाँ से बने थे, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने यहाँ से जो पढ़ा था वो मेन क्वेश्चन जो था वो हमारा यहाँ से था, किसको लेकर के, SO2 को लेकर के। SO2 जो था ये रिड्यूसिंग था, जबकि TiO2 जो था ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का था, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि जो SO2 में सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिससे ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है, जिससे खुद का ये ऑक्सीडेशन कर लेता है तो दूसरों को रिड्यूस कर देता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग होगा। बट Te2 में T जो है टेलुरियम ऑक्साइड में, टेलुरियम जो होता है बेटा ये हैवियर एलिमेंट है, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, जिससे ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज ना करके डिक्रीज करता है, तो खुद का ये रिडक्शन कर लेता है तो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर लेता है, सो इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता था, दैट्स राइट। कैसे होते हैं ये बेटा, एसिडिक होते हैं, कैसे होते हैं ये, एसिडिक होते थे, ठीक है। और एसिडिक जो करेक्टर था वो आपका इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे थे, एसिडिक थे, E2O3 भी और EO2 भी और EO3 भी दोनों ही एसिडिक हुआ करते थे। उसके बाद फिर जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया था रिएक्शन विद हैलोजन, और हैलोजन के अंदर हमने 3 टाइप के जो हैलाइड हैं वो अभी डिस्कस किए हैं। EX6 के बारे में पढ़ा, इनकी ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारे पास में वो था SF6 वाला, कि SF6 की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमने कहा कि SF6 में सल्फ़र जो छोटे साइज का है और 6 जो फ्लोरीन हैं वो भी छोटे या स्मॉलर साइज के होते हैं, वो इसको कॉम्पैक्टली क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, जिससे अदर जो रिएक्टेंट है वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती थी। फिर जो दूसरे हमने पढ़े वो क्या पढ़े हैं, EX4 और EX2 जो थे उसके बारे में डिस्कस किया है, दैट्स राइट। इस तरीके से आज का जो क्लास है वो क्लास बेटा हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है उन एलिमेंट के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, और उसमें भी 16 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इनमें भी आपके सिलेबस में जो कंपाउंड हैं वो कंपाउंड ऑक्सीजन के और किसके कंपाउंड हैं, सल्फर के कंपाउंड आपके सिलेबस में है, तो हम ऑक्सीजन और सल्फर के इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, दैट्स राइट। ओके, थैंक यू।